हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 9 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था यॉनवो को उसकी जिंदगी की सही डायरेक्शन मिल जाती है, पर उसके फादर के ऊपर शोंगजुन हमला करवा देता है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में होते हैं। और शोंगजुन हरामजादे ने हॉबिन की मदर को भी अपनी कंपनी में ज्वाइन करवा लिया होता है, जिसमें हॉबिन के पुराने दुश्मन पैको का भी हाथ होता है। हॉबिन पैको से तो बदला ले लेता है, लेकिन जब शोंगजुन से बदला लेने जाता है तो शोंगजुन उसके बदले की बत्ती बना के उसको डर में बदल देता है। मेरा मतलब शोंगजुन की कंपनी का एक बंदा जिसका नाम जीशु है, वो हॉबिन की टांग तोड़ने वाला था, इसलिए हॉबिन कुछ देर के लिए अपने बदले को भूल जाता है और शोंगजुन को कहता है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, बस मेरी मदर को छोड़ दो, उन्हें अपनी कंपनी से आजाद कर दो। हॉबिन ने ये बोल तो दिया है, लेकिन वो अंदर से टूट चुका है, क्योंकि अब उसे अपनी पूरी कंपनी शोंगजुन के नाम करनी पड़ेगी। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हॉबिन अपने लोगों के साथ बैठ के रो रहा होता है कि अब मैं कंपनी छोड़ दूंगा, यूट्यूब छोड़ दूंगा, यूट्यूब छोड़ दूंगा। पर टेहुन उसके मुंह पे एक पतीला मार के कहता है हम अभी भी बाजी पलट सकते हैं। स्नैपर और ग्योल हैरान होते हैं, आखिर बाजी कैसे पलटी जा सकती है, क्योंकि शोंगजुन के पास वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हॉबिन की मदर ने वादा करा है कि वो 5 साल तक उसकी कंपनी में काम करेगी। पर इतने में ही रूमी एक झल्ली सी लड़की को अंदर बुलाती है, और ये झल्ली उस चान जियोंग की गर्लफ्रेंड है, जिस चान जियोंग ने यॉनवो के फादर के सर पे बल्ला मार के उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। और चान जियोंग को ऑब्वियसली ये करने के लिए कहा था शोंगजुन ने, और अब इसी चीज का किसी तरीके से फायदा उठा के टेहुन लोग शोंगजुन के ऊपर वापस हमला करना चाह रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं चान जियोंग हर बार की तरह अपने अड्डे में बैठा होता है छपरियों के साथ। चान जियोंग का मूड काफी ज्यादा खराब होता है, इसलिए उसके साथ के बंदे पूछते हैं तुम्हारा मूड क्यों खराब है। चान जियोंग बताता है मेरा मूड मेरी झल्ली गर्लफ्रेंड की वजह से खराब है, साली जब देखो पैसा 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 करती रहती है मेरे आगे। उसे मैंने 1 मिलियन वॉन पैसे दिए, वो फिर भी खुश नहीं हुई। ऑब्वियसली चान जियोंग और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर कोई कांड करा होगा, उसके ही उन्हें पैसे मिले हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड वो पैसा मांग रही थी आधा आधा। ये छपरी चान जियोंग से पूछते हैं भाई बता ना तूने कौन सा नया कांड करा। चान जियोंग कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ ताकि वापस से अपनी गर्लफ्रेंड मुनजियोंग का मार मार के कुत्ता बना सकूं। लेकिन जब ये छपरी यहाँ से जा ही रहा होता है, इतने में यहाँ पे आ जाता है टेहुन, जिसने एक बार चान जियोंग को लगभग अधमरा कर दिया था। टेहुन इसको कहता है या तू आजकल भी लोगों के ऊपर पैसों के लिए हमले करता है। चान जियोंग हैरान होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन टेहुन इसके पास आके सीधा एक रैप्टा बजा के कहता है तो वो तू ही था है ना। चान जियोंग अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन टेहुन उसके रैप्टे बजाते बजाते कहता है मुझे पता है साले, वो तू ही था। आजकल न्यूज में जो आ रहा है एक सरकारी अधिकारी के ऊपर हमला हुआ था, उसके ऊपर हमला तू नहीं करा। अंदर से तो चान जियोंग की फट चुकी होती है कि आखिर इसको कैसे पता, बट बाहर से चान जियोंग कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है क्या इसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है। पर इसके लिए ये बात भी सोचने वाली होती है अगर इसके पास कोई सबूत होता तो अभी यहाँ पे पुलिस आती, ये नहीं आता। चान जियोंग समझ जाता है टेहुन शायद फालतू के तुक्के मार रहा है, क्योंकि जिस आदमी को मार के मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया है उससे तो इसका कोई लेना देना होगा ही नहीं, ये जबरदस्ती मुझसे पंगे ले रहा है ताकि मुझे मारे बस। यही सारी बातें सोच के चान जियोंग ड्रामा करते हुए कहता है टेहुन मैं सुधर चुका हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। और ये कहते हुए इस हरामजादे के हल्के हल्के आंसू भी आ रहे हैं, इसलिए स्पेशली आप लोगों से कहना चाहूंगा आंसुओं पे इतनी जल्दी यकीन मत करा करो, क्योंकि दुनिया में बहुत हरामखोर लोग हैं, यकीन करा करो सिर्फ फैक्ट्स पे। चान जियोंग रोते हुए कहता है कि माना मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, लेकिन एक सरकारी अधिकारी के ऊपर हमला करने की कैसे सोच सकता हूँ मैं। टेहुन सच में मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं बदल चुका हूँ, मैं तो अब चर्च भी जाता हूँ। चान जियोंग को लगता है टेहुन मारेगा तो उसको फिर भी, इसलिए थोड़ी सी मार खा लेगा बस। लेकिन टेहुन इसको मारता नहीं और कहता है अगर ऐसी बात है तो लगता है मुझसे कोई गलती हो गई, और बता सब कुछ कैसा चल रहा है। चान जियोंग को समझ नहीं आता ये दोस्तों की तरह बात क्यों कर रहा है उससे। और ना सिर्फ इतना, टेहुन चान जियोंग के साथ एक शांत सी जगह पे भी बैठ जाता है और उसकी लाइफ के बारे में उससे बातें कर रहा होता है। बातों बातों में चान जियोंग बताता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, लेकिन क्योंकि टेहुन उसका एड्रेस भी पूछ रहा होता है इसलिए चान जियोंग कहता है तुम मेरे एड्रेस का क्या करोगे। टेहुन कहता है अबे मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कभी साथ में घूमने चलेंगे कहीं। लेकिन टेहुन हम लोग दोस्त नहीं हैं। चुप बे कुत्ते, मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ। हाँ मुझे माफ कर देना। वैसे टेहुन मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त हो चुका है, और प्लीज मुझे मेरी जैकेट वापस दे दो, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। टेहुन रूमी को मैसेज करते करते चान जियोंग के मुंह पे एक लात मार के कहता है ये क्या बक रहा है हरामखोर, तू आज घर नहीं जाने वाला। उम्मीद करता हूँ इस हरामजादे को सही समय के लिए मैं यहाँ पे रोक पाया हूँगा। टेहुन अपने मन में कहता है ठीक है रूमी, अब सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। दरअसल टेहुन चान जियोंग को यहाँ पे रोक नहीं आया है, क्योंकि रूमी उसके घर गई है उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने, ताकि चान जियोंग की गर्लफ्रेंड से बात करके चान जियोंग के खिलाफ कोई सबूत निकलवा सके, और वो सबूत ऑब्वियसली शोंगजुन के भी खिलाफ काम आएंगे। हम देखते हैं चान जियोंग की गर्लफ्रेंड मिन जियोंग ये झल्ली मोबाइल में कुछ कर रही होती है, और रूमी इसको मैनिपुलेट करते हुए कहती है ओह सच में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इतना ज्यादा मारता है। झल्ली भावनाओं में बह जाती है और कहती है उसको तो मैं बताती हूँ, मेरे पास उसकी वीडियो है जिसमें वो मुझे मार रहा है, अगर मैं
मैंने वो सबको दिखा दी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद रूमी हरामखोर दोबारा से अपने हाथ फैला के कहती है, अरे यार आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा गंदा है। जब उसे काम करने के 10 मिलियन वॉन मिले थे तो तुम्हें उसने 1 मिलियन क्यों दिए? रूमी इससे गले तो ऐसे लग रही है जैसे सच में उसको इसकी परवाह है, लेकिन गले लगते हुए अपनी नाक बंद कर रही है क्योंकि उसे इससे गंदी स्मेल आ रही है। मतलब रूमी सच में बहुत बड़ी हरामखोर है। रूमी कुल मिला के अब इससे ये बात उगलवाना चाह रही होती है कि इसके ही बॉयफ्रेंड ने योनवू के फादर के मुंह पे बैट मार के उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। रूमी उस बारे में बात करने की कोशिश करे जा रही होती है, लेकिन ये झल्ली अपना ही दुखड़ा रो रही होती है। इसलिए रूमी इसको थोड़ा और रुला के कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं करा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही कुत्ता है। ये सुनकर झल्ली और दुखड़े सुनाने लग जाती है कि वो कैसे इसे मारता है, कैसे इसको पैसे नहीं देता। रूमी नाक बंद करके कहती है ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन रूमी ने इसके साथ बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, इसलिए मुद्दे पे आके कहती है, मिन जियोंग, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने योनवू के फादर को क्यों मारा? झल्ली कहती है उसे ऐसा किसी ने करने के लिए कहा था, बट वो कौन है रूमी के पूछने पर झल्ली नहीं बताती। लेकिन यार रूमी जैसी लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं और ऐसी लड़कियों से मैं हेट नहीं करता, क्योंकि मतलब इनका मकसद तो अच्छा ही होता है, भले कितनी भी हरामखोर हो जाए। रूमी झल्ली के कंधे में हाथ रख के कहती है, मिन जियोंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें इस दलदल से बाहर निकलना है तो अभी तुम्हारे पास वक्त है। जो वो सरकारी अधिकारी के ऊपर हमला हुआ है वो बात पूरे न्यूज में फैल चुकी है। तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पकड़ नहीं पाएगी? मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। झल्ली अभी भी हिचकिचा रही होती है, इसलिए रूमी इसके मुंह पे एक कुकी देके इसको गले लगा लेती है। ऑब्वियसली अपनापन झल्ली को अच्छा लगेगा, इसलिए रूमी कहती है, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो उस बॉयफ्रेंड के लिए जो तुम्हें मारता है? झल्ली मुंह पे कुकी के साथ ही कहती है, शॉन्गजुन, जिसने उसको ऐसा करने के लिए कहा था वो शॉन्गजुन नाम का कोई था। और ये बात जो झल्ली ने कही है ये एक लाइव रिकॉर्डिंग डिवाइस की हेल्प से हॉबिन सुना रहा होता है योनवू को। हॉबिन और योनवू हॉस्पिटल में योनवू के फादर के साथ ही हैं और हॉबिन बताता है जिस लड़की ने ये बोला है वो उसकी गर्लफ्रेंड है चान जियोंग की, और वो हमारी गवाह भी बनने के लिए तैयार है। अब जब तुम्हें पता चल चुका है इस सब के पीछे शॉन्गजुन है तो तुम आगे क्या करने वाले हो? योनवू कहता है, ऑब्वियसली मैं ये सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। लेकिन शॉन्गजुन के फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, योनवू, तुम ये पुलिस को नहीं बता सकते। पुलिस को बताने से पहले तुम्हें इस चीज के सारे रिकॉर्ड्स को खत्म करना होगा। योनवू के फादर का मतलब है अगर शॉन्गजुन फंसता है तो शॉन्गजुन बाद में ये भी बोल सकता है कि योनवू भी उसके साथ काम करता था, योनवू के फादर भी उसके साथ मिले हुए थे, इसलिए ये लोग पुलिस को जाके तो नहीं बता सकते। योनवू बहुत ही हैरान होकर अपने फादर से कहता है, शॉन्गजुन ने आपके ऊपर हमला करवाया, ये जानते हुए भी कि अगर आप बच भी गए तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करोगे, है ना? लेकिन आप इतने ज्यादा लाचार कैसे हो सकते हो? आप तो एक सरकारी अधिकारी हो। शॉन्गजुन, मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने परिवार के लिए करता हूँ। इसका मतलब हम शॉन्गजुन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते डैड। इतने में ही हॉबिन इनके बीच बोलता है, मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ, इसलिए क्या तुम ये मामला मुझे हैंडल करने दोगे? और इसके अगले ही सीन में हॉबिन दोबारा से चला जाता है शॉन्गजुन के अड्डे में। पिछली बार हॉबिन का यहाँ पे बहुत बुरा हाल हुआ था, इस बार भी शॉन्गजुन उसको कहता है, हॉबिन मुझे माफ करना, ये जगह आज खुली नहीं है, आखिर वाला तुम यहाँ क्यों आए हो? हॉबिन अजीब सा मुंह बनाता है, शायद से वो शॉन्गजुन की ही नकल करने की कोशिश कर रहा है और कहता है, अरे माफ करना, तुम लोग खाना खा रहे थे? इन लोगों को लगता है हॉबिन पागल हो चुका है, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? पर हॉबिन शॉन्गजुन के बगल में ही आ जाता है और कहता है, तो तुम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पता है योनवू के पिताजी तो ठीक से दलिया भी नहीं खा पा रहे हैं। शॉन्गजुन एक्टिंग करते हुए पूछता है, योनवू के फादर कौन है? मैं उन्हें नहीं जानता। हॉबिन बताता है, योनवू के फादर वही है जिसको तुमने मरवाया है, यानी कि जख्मी करके हॉस्पिटल पहुंचाया है। ये सुनकर शॉन्गजुन कहता है, हॉबिन फालतू की बातें मत करो, लेकिन तुम्हारी मदर के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है चलो उसकी बात करते हैं। पर हॉबिन शॉन्गजुन को कहता है, साले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और चान जियोंग की गर्लफ्रेंड की रिकॉर्डिंग इसको सुनाता है, जहाँ पे चान जियोंग की गर्लफ्रेंड बोल रही होती है कि चान जियोंग को शॉन्गजुन ने ऑर्डर करा था ऐसा करने के लिए। हॉबिन बताता है, चान जियोंग की गर्लफ्रेंड उससे बदला लेना चाहती है, इसलिए वो हमारा पूरा साथ देगी। तुझे क्या लगा था शॉन्गजुन हर किसी की लाइफ तेरी जितनी साफ सुथरी होती है कि उसमें हम कोई सबूत न ढूंढ पाए? जैसे शॉन्गजुन ने हॉबिन की मदर और शॉन्गजुन का कॉन्ट्रैक्ट दिखा के हॉबिन को डराया था, हॉबिन भी बिल्कुल उसी तरीके से शॉन्गजुन की एक्टिंग करते हुए ये रिकॉर्डिंग दिखाते हुए शॉन्गजुन को कहता है, शॉन्गजुन तुम चाहते हो मैं इस सबूत को फेंक दूं? अपनी ही एक्टिंग देख के शॉन्गजुन कतई किलस जाता है। लेकिन इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्नैपर हॉबिन को कहता है, आखिर तू शॉन्गजुन के पास क्यों जा रहा है? उससे फालतू के पंगे मत ले। शॉन्गजुन के पास तेरी मदर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उसका दिमाग खराब मत कर। हम तो उसके खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन हॉबिन कहता है, मैं उसके साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। स्नैपर तो चाहता है ना शॉन्गजुन के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे हो जाए? अगर ऐसी बात है तो मुझे जाने दे। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे शॉन्गजुन हॉबिन को कहता है, ये सब कुछ करने की वजह से तेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बट हॉबिन भी उसको कहता है, ये सब कुछ करने से तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, यानी कि इन दोनों के ही खिलाफ एक दूसरे की कमजोरी है इस वक्त। इसलिए हॉबिन इसको चिल्ला के कहता है,
शोंगजुन बेक, मैं तेरे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। अगर तू जीतता है तो मेरे पास जो सबूत है वो तेरा हो जाएगा, और मैं जीतता हूँ तो मेरी मॉम वाला कॉन्ट्रैक्ट तू मुझे दे देगा। आज हम अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। आज तेरी कंपनी और मेरी कंपनी आपस में टकराएगी। इतने में यहाँ पे टेहुन, मांगी और ग्योल भी आ चुके होते हैं जो इनसे टक्कर देने वाले हैं। शोंगजुन हॉबिन को कहता है, तू मुझसे लड़ना चाहता है हॉबिन? हॉबिन कहता है, चिंता मत कर शोंगजुन, मैं इतनी जल्दी तुझसे नहीं लड़ूंगा। मैं इसकी शुरुआत तेरे साथ के उस यूट्यूबर से लड़के करूंगा जो तेरे लिए काम करता है, लेकिन तू तैयार रहियो, जल्दी ही वो वक्त भी आएगा जब मैं तुझे भी धोऊंगा। ऑब्वियसली हॉबिन जीसू से फाइट करने की बात कर रहा है, लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीसू को, जो शोंगजुन के कहने पे चान जियोंग को मारने के लिए आया था। चान जियोंग का गेम बजाने के बाद जीसू कॉल पे शोंगजुन को कहता है, हाँ सही कहा, मैंने इसका गेम बजा दिया है। मैंने इसे इसके घर पे ही पकड़ लिया था, लेकिन शायद इसकी गर्लफ्रेंड को पता था मैं आने वाला हूँ, इसलिए भाग गई। इसे मैंने पूरी जिंदगी भर के लिए लंगड़ा बना दिया है। बहुत अच्छा काम करा जीसू, और चिंता मत करना, वो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद एक सरकारी अधिकारी के ऊपर हमला करा है। अगर उसने तेरे खिलाफ रिपोर्ट करी तो वो भी फंसेगा। लेकिन जीसू, हॉबिन जल्दी ही तुझे टारगेट करने वाला है, तुझे उससे कोई दिक्कत तो नहीं? जीसू कहता है, उसे जो करना है करने दो, लेकिन तुम भी और मैं भी ये बात अच्छे से जानते हैं, वो चाहे तो यूट्यूब में किसी को भी टारगेट कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं। आखिर जीसू ने ये क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं हॉबिन अपने घर पे बैठा होता है और उसे याद आ रहा होता है जब जीसू उसकी टांग तोड़ने वाला था। हॉबिन को खुद पे शक होता है कि क्या वो जीसू को हरा भी पाएगा या नहीं, लेकिन उसके सामने चल रही होती है सैम डैक की वीडियो, जिसमें सैम डैक कहता है, जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उससे कमजोर भी ताकतवर को हरा सकता है। जुजुत्सु मार्शल आर्ट में जहाँ तुम अपने दुश्मन के जॉइंट्स को तोड़ देते हो और उनके सांस लेने की नली को दबा देते हो। रियल फाइट में ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ये पहले ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, ये सीखने से पहले कि एक जुजुत्सु फाइटर को कैसे हराया जाए, तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा जुजुत्सु के लिए, क्योंकि अगर डर के मारे तुमने अपने दुश्मन को एक भी मौका दिया तो वो तुम्हें ऐसे जख्म देगा जो जिंदगी भर नहीं पाएंगे। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा सामना किसके साथ है। अपने डर को खत्म करने के लिए हॉबिन अपना सर जमीन में पटके जा रहा होता है। उसे याद आता है कैसे इन एक्सजे कंपनी वालों ने उसकी माँ के साथ अत्याचार करा था, उनके बाल काट के। ये बातें सोच के हॉबिन के दिल में एक आग सी लग चुकी होती है और अपने मन में कहता है, मुझे डर नहीं लगता। इसके बाद हम हॉबिन के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्नैपर जीसू के चैनल रफ एंड रेडी के ऊपर पूरी रिसर्च करके आया होता है। ग्योल को यकीन होता है इस रिसर्च में उनके खिलाफ कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम उनके चैनल को टारगेट कर सकते हैं, और अगर हमने टारगेट करके उनको गिरा दिया तो उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हमारी तरफ आ जाएंगे। स्नैपर की रिसर्च से इनको पता चलता है जीसू और एक्सजे कंपनी का वो हट्टा कट्टा बंदा दोनों भाई है, और वो हट्टा कट्टा बंदा तो आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप भी जीता है। सिर्फ ये सुन के ही ग्योल और रूमी हैरान होते हैं कि वो दोनों भाई हैं, बट स्नैपर बताता है इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि हट्टा कट्टा वाला बंदा छोटा भाई है और जीसू बड़ा भाई है। ग्योल बत्तख कहती है हम इसी बात के लिए उनको टारगेट कर देते हैं कि वो अपनी एज नहीं बताते सबको। स्नैपर कहता है फालतू की बातें मत करो और मेरी बात सुनो, हम लोग उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। उनमें से बड़ा भाई जीसू 19 साल का है और छोटा भाई ह्योक्शु 18 साल का। वो दोनों भी पहले लूजर्स हुआ करते थे, बिल्कुल हमारी तरह। मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल तक उन्हें भी बुली करा गया है। और हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जब ये दोनों सच में अपने स्कूल में बुली हुआ करते थे। इन दोनों को फाइट करना बिल्कुल नहीं आता था। इनके स्कूल के बदमाशों ने इन दोनों के हाथ एक बाल से बांध दिए होते हैं और इनको कहते हैं अगर ये हाथ से बाल तुम्हारा टूट गया तो तुम दोनों मरोगे। एक हरामी लौंडा दूसरे हरामी से पूछता है इस तरीके से बुली करने का तरीका तुमने कहाँ से सीखा? तो वो बताता है गैंगडोंग हाई स्कूल के मिंगयू सिम का तरीका है ये। शायद अगर कोई और यूट्यूबर होता तो इस पार्ट को स्किप कर देता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जिस मिंगयू सिम की ये बात कर रहे हैं वो माई लाइफ एज अ लूजर का एक हरामखोर है, जो उस मानवा के हमारे मेन कैरेक्टर जीनू किम को बुली किया करता था। और यहाँ तक बात आ ही चुकी है तो उन लोगों को बता दूं जो बोल रहे थे माई लाइफ एज अ लूजर मानवा को कंटिन्यू करूं, तो देखो भाई लोग, उसको मैंने हमेशा के लिए ड्रॉप नहीं करा है, बस उसको ब्रेक दिया है, वो कंटिन्यू जरूर होगी। अभी उसके लगभग मैंने 80-90 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, इसलिए जिसने अब तक वो नहीं देखी वो देख लो, क्योंकि आगे जाके वो कंटिन्यू तो होगी ही। खैर जीसू और ह्योक्शु बुली क्यों हुआ करते थे इसका कोई खास रीजन नहीं था, बट स्नैपर को पर्सनली ऐसा लगता है ये होता था जीसू की पर्सनैलिटी की वजह से, क्योंकि जीसू एक इस तरीके का लौंडा है जो काफी ज्यादा सुस्त सा रहता है, वो काफी ज्यादा सोता है। और जब लौंडे इन दोनों भाई को बुली कर रहे थे तो जीसू को उस वक्त भी नींद आ रही होती है, इसलिए एक लौंडा गुस्से में जीसू के एक लात मार के उसको गिरा देता है। इन लौंडों को ना ये पसंद आता है कि जीसू किसी भी चीज के बीच में सो जाता है और ना ही इसके बात करने का तरीका पसंद आता है, इसलिए दोनों भाई बहुत ज्यादा बुली होते हैं। खासकर जो ह्योक्शु है उसका इस बात के लिए मजाक बनता है कि है इतना सुकड़ा सा लेकिन शकल इसकी बड़े लोगों की जैसी है। इन दोनों को बुली करने के बाद इनके बुलीज इनको नंगा घर भेजते हैं। ह्योक्शु जीसू को
कहता है हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। जीसू साफ मना कर देता है कि मुझसे मेहनत नहीं होगी, पर योक्सु उसके ऊपर चिल्ला के कहता है तुम्हें नहीं लगता हमारे साथ बहुत गलत होता है? हमें अपनी किस्मत बदलनी चाहिए, तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम उन हरामजादों को सबक सिखा सके। जीसू अब भी एक उबासी लेते हुए कहता है मुझसे इतनी मेहनत नहीं होगी, अगर कुछ लेटे लेटे रहने वाला काम है तो मुझे बताओ। अरे यार, इससे मुझे एक मीम याद आ गया जिसमें कहते हैं आप लेटे लेटे महीने का लाखों कमाना चाहते हो। खैर पूरा मैं नहीं बताऊंगा, बस क्लिक कर दिया था अचानक से ये मीम। लेकिन योक्सु जीसू को बताता है लेटे रह के भी हम एक मार्शल आर्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो होती है जुजुत्सु। इसलिए जीसू जुजुत्सु सीखने चला जाता है। जब जीसू वहाँ थक के जमीन में लेटा होता है, उसके पास एक लड़की आके कहती है हाय, तो तुम हो जीसू है ना? मैंने सुना आज यहाँ तुम्हारा पहला दिन है, लगता है आगे से हम एक दूसरे से रोज मिलने वाले हैं। और यही से शुरुआत हुई थी जीसू की चटपटी जिंदगी की। जीसू की शक्ल देख के साफ पता चल रहा है इस लड़की को देख के उसके दिल पे घंटियां बजी हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जीसू ने इससे पहले कभी किसी लड़की से बात करी थी, इसलिए हकलाते हुए भी कहता है हाय। पर उसके पास अब जुजुत्सु में मन लगाने की एक और वजह होती है ये लड़की। ऊपर से वो टैलेंटेड भी था, इसलिए सिर्फ 2 साल पे उसे पर्पल बेल्ट मिल जाती है जुजुत्सु की। यॉल बताती है जीसू तो एक प्रोडिजी निकला, क्योंकि जुजुत्सु में पर्पल बेल्ट पाने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं और उसे 2 साल में मिल गई। इसका मतलब जीसू सच में एक प्रोडिजी तो है। और जब उसे पर्पल बेल्ट मिल जाती है तो स्कूल में जो लोग उसे बुली किया करते थे, जीसू जुजुत्सु की मदद से उनसे अपना बदला लेना स्टार्ट करता है। वो बुलीज अब जीसू से माफी मांगते हैं और कहते हैं प्लीज हमें छोड़ दो, हम दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। और अगल बगल के लोग इस चीज की वीडियो बना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। उन्हें लगता है जीसू पहले से इतना ज्यादा खतरनाक था, बस पहले ये इन बुलीज को कुछ कहता नहीं था। जीसू की इमेज ऐसी बन चुकी होती है कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला हीरो है। सब उसे कूल समझ रहे होते हैं, इसलिए जब उसने एक बंदे के पैर पर लॉक दे रखा होता है तो और कूल बनने के लिए वो उसका पैर तोड़ ही देता है। और ऑब्वियसली लोगों को ये देख के मजा आता है कि बुरे के साथ बुरा हुआ। इनके स्कूल की सबसे सुंदर लड़की आर्यम ली जब इस चीज की वीडियो बना रही होती है, जीसू यहाँ से जाते हुए उसको कहता है प्लीज वीडियो मत बनाओ, इससे मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और इस तरीके से जीसू अपने स्कूल में फेमस हो जाता है। जीसू की ये बुली से हीरो बनने वाली कहानी सबको अच्छी लगती है, इसलिए जैसे ही वो अपना यूट्यूब चैनल खोलता है तो वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ योक्सु ने भी बल्किंग स्टार्ट कर दी होती है, खा खा के ये मोटा हो चुका होता है। ये दोनों भाई इस वक्त साथ में मिलकर वीडियो बनाते थे जो कि जीसू के चैनल रफ एंड रेडी में अपलोड होती थी, लेकिन जीसू इसमें भी सो जाता था। यानी कि इनके पास्ट में हॉबिन लोगों को इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, इसलिए हॉबिन कहता है इन लोगों के खिलाफ तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे हम इनको टारगेट कर सकते हैं। लगता है एक्सजे कंपनी का हर एक इंसान बहुत ज्यादा बेचारा है, आखिर इन जैसे लोग शोंगजुन के साथ काम कर ही क्यों रहे हैं। रूमी बताती है जैसे योनवू मजबूरी में काम कर रहा था उसके साथ, शायद से वैसे ही ये लोग भी मजबूरी में काम कर रहे होंगे शोंगजुन के साथ। लेकिन स्नैपर कहता है वो बात नहीं है, असली वजह जिससे हम उनको टारगेट नहीं कर सकते वो ये है कि पहले भी उनके साथ एक लफड़ा हुआ है। वो दोनों पहले भी एक मैटर में फंसे थे और उसके लिए माफी मांगी थी। अब इन लोग जब पूछते हैं वो मैटर क्या था, तो वो मैटर जानने के लिए हम दोबारा से पास्ट में जाते हैं। जब वो लड़की जो जीसू के साथ में जुजुत्सु सीखती थी वो आज भी जीसू के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। जीसू उसे हरा देता है, इसलिए लड़की टैप करके कहती है मैंने टैप कर दिया है, मैं हार मानती हूँ, तुम सच में काफी बेहतर हो चुके हो, मुझसे तो तुम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। आज के लिए मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे घर जाना है। लेकिन जीसू ने अब भी इसको पकड़ रखा होता है और कहता है क्या तुम और टेक्निक सीखना चाहोगी? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। नहीं थैंक्स, मुझे घर जाना है, दरअसल मेरे बॉयफ्रेंड के साथ आज मेरी डेट है। ये सुन के साथ जीसू को झटका लगा, लेकिन उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं है। वो इस लड़की के नेक पे गाल पे बस ध्यान से देखे जा रहा है और फाइनली थोड़ा गुस्से में इस लड़की को कहता है आखिर ये क्या बकवास है, वो तुम ही हो जिसकी वजह से मैं ऐसा बना हूँ। और इसके बाद जीसू कुछ क्राइम कर देता है जो कि अभी हमें नहीं बताया गया, लेकिन ऑब्वियसली उसने इस लड़की के साथ ही कुछ करा होगा, या फिर शायद नहीं, लेकिन क्राइम तो करा था। उस वक्त जो भी मैटर हुआ था काफी ज्यादा सीरियस था क्योंकि उसकी खबरें न्यूज तक में आने लग गई थी। और यहाँ पे एक न्यूज चैनल का नाम है PTJ टाइम नेवर न्यूज, जिसमें यह बताया है वो इंसिडेंट की वजह से जीसू यूट्यूब को क्विट नहीं करेगा। खैर वो जो भी लफड़ा था उसकी वजह से जीसू काफी ज्यादा फेमस हुआ था और उसी की वजह से वो और ज्यादा फेमस यूट्यूबर बना था या फिर स्ट्रीमर बना था। मांगी सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि वो क्राइम करने के बावजूद भी वो वीडियोस कैसे बना सकता है। स्नैपर बताता है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे लोगों ने जीसू को देखने का नजरिया बदल दिया था। जहां जीसू को हेट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी और उस मेन इंसिडेंट की वजह से वो फाइनली सच में फेमस हुआ था और उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन आखिर उस जुजुत्सु वाली लड़की के साथ कोई कांड करके जीसू ने अपनी इमेज को कैसे सही करा वो हम देखते हैं एक पास्ट के सीन में। और ये पास्ट का सीन रिलेट होता है एक मर्डर सीन
से, जहाँ पे एक डेव नाम के बंदे ने एक स्टूडेंट लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर करके उसको मार दिया था। पब्लिक इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा थी। लोग तो बोल रहे थे इस साले के ऊपर कोई सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए, इसको सीधा निपटा दो। काफी सारे यूट्यूबर्स ने भी इस चीज को कवर करा था अपने चैनल पे। और डेव को जब उस सीन में दोबारा लाया गया था जहाँ पे उसने कांड करा था, लोग उसको देख के इतना ज्यादा भड़के हुए होते हैं कि बस चाह रहे होते हैं कि कोई इसको मार दे। खास तौर पे यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन ये गुस्सा फेक था, उन्हें बस अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने थे। बट हैरानी वाली बात तो सबके लिए ये थी कि जब डेव को दोबारा से क्राइम सीन में लेके आया गया था तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसे अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है। इसलिए व्यूअर्स को तो इसको देख के और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि हंस कैसे सकता है। मतलब ये वही पल था जब सबके अंदर एक भावना उठ रही थी कि कोई इसको पेल दे अच्छे तरीके से। बस काफी सारे यूट्यूबर्स डेव को अभी लाइव दिखा रहे थे, लेकिन इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है जीसू की। लेकिन इस वक्त पे जीसू के ऊपर खुद केस चल रहा था उस जुजुत्सु वाली लड़की के साथ कुछ गलत व्यवहार करने का। एग्जैक्टली जीसू ने उस लड़की के साथ किया क्या था ये हमें क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन शायद जीसू ने उस लड़की के साथ वही करा था जो कोई भी गंदी मानसिकता वाला इंसान किसी लड़की के साथ करने की सोचता है, क्योंकि जीसू को सेक्सुअल ऑफेंडर कहा गया है। ऑडियंस अभी इसको देख के भी सोच रही होती है कि ये हरामजादा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके ऊपर तो खुद केस चल रहा है। लेकिन जीसू यहाँ पे आके डेव के ऊपर जुजुत्सु का इस्तेमाल कर देता है, और जैसे ये डेव की टांग तोड़ता है, डेव की हालत खराब हो जाती है, ऑडियंस को मजा आ जाता है। भले ही इसके बाद जीसू को कुछ देर के लिए पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग जीसू को पहले उस लड़की के साथ गलत करने के लिए भला बुरा बोल रहे थे, अब वो लोग जीसू को हीरो मानने लगे हैं। जीसू को ऐसे देखा जा रहा होता है जैसे ये इंसाफ का रखवाला है, क्योंकि इसने अभी कुछ ऐसा काम करा है जिससे काफी सारे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला है। भले ही कुछ लोग अभी बात कर रहे होते हैं कि इससे हम जीसू के क्राइम को भूल नहीं सकते, लेकिन इस चीज को दबाते हुए ऐसे कमेंट्स भी वायरल होते हैं कि हमें इस चीज की परवाह नहीं है, हमें तो ये परवाह है कि इसने डेव की जो हालत करी काफी बढ़िया करी। मतलब यार सच में वायरल हिट रियलिटी से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड है। ऐसे ही भोली भाली जनता को रियलिटी में भी मैनिपुलेट किया जाता है, और इसी तरीके से एक क्रिमिनल जनता की नजरों में हीरो बन जाता है। होंग मांगी को ये सुन के यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बट स्नैपर उसको बताता है ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी काफी सारी बार हुआ है। काफी सारे यूट्यूबर्स ने काफी बड़े बड़े कांड करे हैं, और जब उन्हें लगता है वो बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं तो एक अपॉलॉजी वीडियो बना देते हैं बस, और कुछ वक्त के लिए लोगों की नजरों में थोड़ा सा कम आते हैं ताकि लोग भूल जाए कि उन्होंने क्या कांड करा था। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये 6 यूट्यूबर्स थे जिन्होंने पहले ऐसा करा है, और जब ये कुछ टाइम बाद यूट्यूब में वापस आते हैं तो कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं जिसको देखने में मजा आएगा लोगों को। और जीसू ने भी बिल्कुल यही करा। डेव की टांग तोड़ने के बाद ये दोनों भाई एक ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें जंगल में एक सुअर के माथे में ये ट्रिमर चला देते हैं, और सुअर जब इनके पीछे पड़ता है तो इनके पास पूरी वीडियो होती है इसकी। और ये वक्त आते आते जो कुछ लोगों को याद भी होता है कि जीसू क्रिमिनल था, वो भी धीरे धीरे भूलने लगते हैं, क्योंकि ये कंटेंट काफी मजेदार था, काफी एंगेजिंग था, और ऊपर से इन्होंने भी पहले ही माफी मांगने की वीडियो भी बना ली थी। इसलिए इन सारी चीजों की वजह से इन लोगों का चैनल और ज्यादा ग्रो करता है। मतलब सच में यार कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड है ये रियल लाइफ से। ये सारी बातें सुन के हॉबिन मांगी सबको बहुत बुरा लगता है। हॉबिन हल्की सी आवाज में कहता है, तो फिर उस लड़की के साथ क्या हुआ जो जीसू की शिकार बनी थी? स्नैपर बताता है वो लड़की आज भी खुद से अकेले लड़ रही है, शायद उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला होगा इसलिए इसने ऐसा कहा। पर स्नैपर को अभी सबसे ज्यादा अजीब बात ये लगती है, अपने क्राइम को छुपाने के लिए जो उसने डेव की टांग तोड़ी थी, आखिर वो आइडिया उसके पास कैसे आया, क्योंकि खुद वो इतना ज्यादा समझदार नहीं है। इसलिए स्नैपर सोच रहा होता है आखिर इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जंगल का सीन, जहाँ पे जीसू श्योंगजुन को कहता है, श्योंगजुन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने उस वक्त मुझे क्यों कहा था कि मुझे डेव को अपना टारगेट बनाना चाहिए? उस वक्त तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे और मैं तुम्हारी कंपनी का हिस्सा भी नहीं था। यानी कि श्योंगजुन ने ही इसको आइडिया दिया था, इसलिए एक स्माइल के साथ कहता है, वो मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं करा था, मैं तो बस पर्सनली ये देखना चाहता था कि जनता कितनी ज्यादा भोली भाली होती है, उन्हें कितनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। खैर जो भी हो, लगभग जंग का वक्त करीब आ चुका है। यानी कि जीसू और हॉबिन की फाइट नजदीक है। इसके अगले सीन में हम हॉबिन को देखते हैं जो बैलेट कर रहा होता है। मतलब कि ये एक डांस स्टाइल होता है आई थिंक, जिसमें हम अपनी पैरों की उंगलियों में खड़े होते हैं, और ऑब्वियसली अजीबोगरीब चीज करने के लिए इसको सैम डैक नहीं कहा होगा। और इस तरीके के कपड़े पहन के किसी भी लड़के के लिए ऐसी चीजें करना काफी ज्यादा अपमानजनक होगा, जब तक कि वो LGBT कम्युनिटी का एक मेंबर नहीं है। इसलिए हॉबिन को खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो क्या कर रहा है ये, बट फिर उसे याद आता है उसकी माँ के साथ क्या किया गया था, इसलिए वो अब सब कुछ करने के लिए तैयार होता है और ज्यादा मेहनत से करता है। इसको देख के लग रहा है ये अभी अपनी टांगों को मोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, ताकि जब इसके ऊपर जुजुत्सु का कोई लॉक पड़े तो इसको ज्यादा दर्द ना हो, शायद से मुझे तो ऐसी लग रहा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं XJ कंपनी के यूट्यूबर को, जो कि अपने रट्टू तोते को कुछ खिलाते हुए लाइव है और कहता है सबको, तुमने वो सुना, रफ एंड रेडी चैनल और वायरल हिट आपस में फाइट करने वाले हैं, और इस फाइट में जो हारेगा
उसे अपने चैनल के अधिकार दूसरे को देने होंगे। इसके ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जीसू इस शर्त के लिए मान क्यों गया, क्योंकि जीसू के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और हॉबिन के सिर्फ 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसका मतलब सौदा बराबरी का नहीं है। बट जीसू को खुद पे पूरा यकीन है कि वो हारेगा नहीं, इसलिए उसने ये शर्त लगा दी। और ना सिर्फ जीसू को यकीन है, काफी सारी ऑडियंस को भी यही लगता है कि जीसू नहीं हारेगा। और फाइनली इस बार हॉबिन के पिछवाड़े में बढ़िया करके लात मार के उसको हरा दिया जाएगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शोंगजुन भी कार चलाते हुए लाइव है और अपनी ऑडियंस को कहता है, मैंने भी इस बारे में सुना, रफ एंड रेडी चैनल और हॉबिन की फाइट होने वाली है और जीतने वाले के पास दूसरे के चैनल को मैनेज करने के अधिकार होंगे। लेकिन मुझे लगता है हॉबिन को एक जुजुत्सु फाइटर से फाइट करने में काफी दिक्कत होने वाली है। लेकिन क्योंकि शोंगजुन ने पहले ही बोल रखा है कि वो वायरल हिट का फैन है, इसलिए एक झूठी स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि हारने वाला अपने दुश्मन का चैनल मैनेज कर पाएगा, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि हॉबिन जीत जाए। लेकिन मेजॉरिटी ऑडियंस यही बोल रही होती है, जीसू के पास पर्पल बेल्ट है, उसको हराना कोई बच्चों का खेल नहीं। दूसरी तरफ रूमी भी अपनी लाइफ पे यही बताती है, 2 बड़े यूट्यूबर्स के आपस में पंगे होने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहना, इनकी फाइट जल्दी ही होगी। लेकिन क्योंकि ऑडियंस को इस फाइट का इंतजार नहीं हो रहा होता, इसलिए रूमी कहती है, जो लोग इंतजार नहीं कर सकते उनके लिए हमने कुछ छोटी सी चीज तैयार करी है। खास हमारे व्यूअर्स के लिए हम एक मैच लेके आए हैं, जो की होने वाला है बॉडी बिल्डर योक्शु के बीच में और सिसिलियन चैंपियन होंग मांगी के बीच में। आप लोग भी जानना चाहते हो ना कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, एक बॉडी बिल्डर या फिर सिसिलियन चैंपियन। रूमी एक आर्म रेसलिंग की मशीन उठा के लाती है, जो कि रूमी के लिए तो बहुत ज्यादा भारी होती है। बट इसी के साथ इन दोनों मोल्टो का पहला मुकाबला शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ स्नैपर भी लाइव आ चुका है, क्योंकि हॉबिन के भी बस पंगे होने ही वाले हैं। स्नैपर हॉबिन से पूछता है, तेरा दुश्मन अब तक का सबसे अलग दुश्मन है, क्या तू उसको हरा पाएगा? जीसू हॉबिन के सामने ही खड़ा होता है और हॉबिन कहता है, हाँ अब मुझे इससे और डर नहीं लगता। जीसू के चेहरे में हल्की सी स्माइल होती है, ये सोच के कि इसकी इतनी हिम्मत की मुझसे फाइट करने आ गया। बट स्नैपर के मन में डाउट होता है, आखिर हॉबिन उसको कैसे हराने वाला है। लेकिन हम देखते हैं एक सैम डैक की वीडियो, जिसमें वो हॉबिन को कहता है, ब्राजील का नेशनल मार्शल आर्ट जुजुत्सु, इसे हे लियो ने डेवलप करा और ग्रासी ने फेमस करा। इसमें अगर कोई दुश्मन तुम्हारे हाथ या पैर पकड़ लेता है तो तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन एक जुजुत्सु फाइटर को हराना बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो तुम्हारे हाथ ना पकड़ पाए, और इसलिए हॉबिन ने अपने हाथों को टेप से बांध रखा होता है कि कोई उसके हाथ पकड़ ही ना पाए। हर बार की तरह ऑडियंस को समझ नहीं आता इस बार ये हरामखोर क्या खेला खेलने वाला है। स्नैपर भी इसको चिल्ला के कहता है, हरामजादे तू खुद के ही हाथ बांध के कैसे फाइट करेगा? अबे चोमू ढक्कन कहीं के, अगर तू ऐसे फाइट करेगा तो तुझे अपना चैनल गंवाना पड़ेगा। बट हॉबिन ऐसे ही जीसू की तरफ बढ़ के कहता है, चिंता मत कर, मुझे सिर्फ 3 सेकंड चाहिए। 3 सेकंड में मैं तुझे दिखाऊंगा एक जुजुत्सु फाइटर को कैसे हराते हैं। ऑडियंस को समझ नहीं आता ये हरामखोर बोल क्या रहा है। उन्हें तो लगता है कहीं इसने कोई गन तो नहीं छुपा रखी, इसलिए बोल रहा 3 सेकंड में हरा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं सैम डैक ने हॉबिन को बताया था, जुजुत्सु एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें अगर तुम किसी के जॉइंट को मोड़ देते हो या फिर उसकी सांस की नली रोक देते हो तो तुम किसी को भी फाइट में हरा सकते हो, और ये काम कोई नौसिखिया फाइटर भी कर दे तो वो भी कर सकता है। हॉबिन ये वीडियो देखते वक्त अपने मन में सोच रहा था, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि जब मेरे जीसू ने पैर पे लॉक मारा था तो मेरी भी बहुत हालत खराब हुई थी। लेकिन मुझे तो ये जानना है कि मैं उसको हरा कैसे सकता हूँ। इतने में ही सैम डैक कहता है, लेकिन क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करोगे अगर मैं कहूंगा एक जुजुत्सु फाइटर को हराने का ऐसा रास्ता है जिसमें तुम 3 सेकंड के अंदर उसको हरा सकते हो, और अब वही रास्ता हॉबिन फॉलो करने वाला है। दूसरी तरफ ऑडियंस हैरान होती है, एक्साइटेड होती है कि हॉबिन अपने हाथ बांध के करने क्या वाला है। जीसू हॉबिन को मारने के लिए तैयार होता है, बट हॉबिन अपने मन में कहता है, सैम डैक ने जो मुझे सिखाया है मुझे उसके ऊपर यकीन है, मुझे उसके ऊपर यकीन करना होगा, मुझे पता है मैं जीत जाऊंगा। लेकिन स्नैपर और ऑडियंस अब भी चिल्ला रहे होते हैं, साले तो उसको कैसे हराएगा 3 सेकंड के अंदर अपने हाथ बांध के। काफी लोग तो यही मान रहे होते हैं हॉबिन सच में गन लेके आ रखा अपने साथ। बट इतने में ही जीसू हैरान होकर अचानक से कहता है, इसने तो मेरी कमजोरी पकड़ ली। लोग हैरान होते हैं कि हॉबिन जो करने की कोशिश कर रहा था क्या वो उसमें कामयाब हो गया। दूसरी तरफ मुनशोंग और उसके साथ के लोग भी ये लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। उन्हें हॉबिन की ये बात बिल्कुल बचकानी लग रही होती है कि हॉबिन अपने हाथ बांध के एक जुजुत्सु फाइटर को 3 सेकंड के अंदर हरा सकता है। ये लोग तो ये तक बोल रहे होते हैं, अगर ये हाथ बांध के 3 सेकंड में हरा देगा तो हम क्या ट्रेनिंग पत्ते खेलने के लिए कर रहे हैं? हम भी हाथ बांध के शुरू हो जाते हैं फाइट करना। इसलिए लोग मुनशोंग से पूछते हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मुनशोंग एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, ये पूरी तरीके से बेवकूफी लग रही है, लेकिन मैं आगे देखना चाहता हूँ आखिर हॉबिन ने क्या क्या चीजें छुपा के रखी है। दूसरी तरफ जीसू जो बोल रहा था इसने मेरी कमजोरी पकड़ ली, असल में वो मजाक कर रहा था, क्योंकि अभी वो अचानक से हॉबिन के पैरों की तरफ झपट पड़ता है और कहता है, खेलने का वक्त खत्म हुआ, अब सीरियस होने का टाइम है। तूने कहा तू मुझे 3 सेकंड में हरा देगा, आजा बेटे ट्राई करके देख ले। और बिल्कुल इसी सिचुएशन के लिए सैम डैक ने हॉबिन को कहा था, अगर एक जुजुत्सु फाइटर के सामने तुमने अपने हाथ बांध दिए इसका मतलब वो तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ सकता, तो वो ऑब्वियसली हमला करेगा तुम्हारे पैरों पे, और यहीं से तुम उसे 3 सेकंड के अंदर
अंदर हरा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इस्तेमाल करना है द नी स्ट्राइक। और सच में होता भी यही है। जैसे ही जीसू इसको पकड़ने के लिए आता है, हॉबिन बहुत ही तेजी से अपने घुटने का अटैक जीसू के मुंह पे बजाने वाला होता है, जो कि अगर जीसू के पड़ गया तो वो सच में 3 सेकंड में हार जाएगा। हॉबिन का ये अटैक देख के मुनशोंग, स्नैपर, ऑडियंस सब हैरान होते हैं। ये हमला बहुत ज्यादा फोर्स के साथ करा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जीसू उसको डॉज कर लेता है। बट वो पूरी तरीके से डॉज नहीं कर पाया। हल्का सा घुटना तो उसकी नाक में टच हो गया था, जिस वजह से जीसू की नाक से खून टपकने लगता है और कहता है, इसमें सच में 3 सेकंड ही लगते हैं मुझे हराने में। तूने तो साला लगभग मुझे हरा ही दिया था। बट हॉबिन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि जीसू इस वक्त खुद को संभाल रहा है। इतने में ही हॉबिन अचानक से उसकी नाक पे मार देता है टाइकोंडो की बैक किक, जिससे एक बार फिर से हॉबिन ने इसकी नाक खोल के रख दी होती है। साथ में हमें बताया जाता है सैम डैक ने हॉबिन को कहा था, अगर तुम्हारी सबसे पहली नी स्ट्राइक काम नहीं आती तो निराश मत होना, क्योंकि ये तो बस फाइट की शुरुआत थी। तुम्हारे शरीर का एक ऐसा प्रेशर पॉइंट होता है जिसको तुम ट्रेन नहीं कर सकते, और वो होता है किसी की नाक। जब किसी की नाक में मुक्का पड़ता है तो कुछ देर के लिए किसी की बॉडी टेंशन में आ जाती है। अगर तुम अच्छे से ट्रेनिंग करके किसी की नाक में मारने में कामयाब होते हो तो तुम अपने दुश्मन को दर्द की दुनिया से मिलवा सकते हो। वैसे भी तुम अब कोई नौसीखिए नहीं हो। उम्मीद करता हूँ इस लेसन से पहले तुमने मुझसे काफी सारी टेक्निक सीख ली है, इसलिए अब मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। तभी ये हॉबिन की इतने वक्त की ट्रेनिंग रंग लाती है। जीसू की नाक खोलने के बाद हॉबिन एक और मुक्का बजा देता है इसकी नाक में। जीसू बस गालियां ही देता रह जाता है। हॉबिन एक और मुक्का बजा देता है जैसे उसने पैगो के बजाया था। जीसू को अंदर ही अंदर समझ आ चुका है ये नाक पे टारगेट कर रहा है उसकी, लेकिन इतने में ही हॉबिन इसके मार देता है काफ किक, और इसके बाद मुक्के और लातों की इसके ऊपर बारिश कर देता है। ये वायरल हिट की स्पेशल कॉम्बो है उन सारे अटैक्स की जो हॉबिन ने अब तक सीखे हैं। जीसू का बहुत बढ़िया कुत्ता बन चुका होता है, लेकिन इतने में ही वो दोबारा से इसके पैरों को पकड़ने के लिए आता है। बट सैम डैक ने पहले ही बताया था ऐसा हो सकता है, इसलिए हॉबिन दोबारा से इस्तेमाल करता है नी स्ट्राइक का, जो कि जीसू के पड़ जाती तो 3 सेकंड में हार जाता वो। इसलिए जीसू खुद घबरा के साइड हो जाता है। स्नैपर और ऑडियंस को काफी अच्छा लग रहा होता है कि हॉबिन इतना अच्छा फाइटर बन चुका है। अब मुनशोंग भी ये बात मान लेता है, हॉबिन अब एक नौसिखिया नहीं रहा। पर मुनशोंग के साथ के लोग उसको कहते हैं, आखिर हॉबिन ये खुद कैसे सीख सकता है, उसका जरूर कोई ना कोई टीचर होगा, क्योंकि हॉबिन जो कर रहा है सेम यही चीज लोगन ग्रासी ने आपको सिखाई है। एक बंदा कहता है हॉबिन के सारे अटैक्स काम आ रहे हैं, लेकिन मुनशोंग की नजरें इन सबसे अलग है, इसलिए वो कहता है ये सच नहीं है। उसका कॉम्बो अटैक सच में काफी कमाल का था, लेकिन उसे डर है कहीं उसका दुश्मन उसको पकड़ ना ले। और सेम यही बात जीसू भी अपना खून साफ करके हॉबिन को कहता है, तू जरूर डर रहा होगा कहीं मैं तुझे पकड़ ना लूं, है ना? क्या तू यहाँ पे सिर्फ नी स्ट्राइक अटैक के भरोसे आया है? क्या तुझे खुद को बचाने का सिर्फ एक यही तरीका पता है? मुनशोंग भी बताता है क्योंकि हॉबिन के अंदर डर है, इसलिए वो फुल फोर्स से अपने दुश्मन के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, मुनशोंग का गुरु लोगन ग्रासी, जिसने मुनशोंग को सब कुछ सिखाया है, वो भी कहीं ना कहीं नीचे है सैम डैक के, क्योंकि सैम डैक हमेशा वो करके दिखाता है जो कोई सोचता भी नहीं। दूसरी तरफ शोंगजुन भी कहता है, डबल लेग टैकल अटैक जुजुत्सु में सिर्फ एक यही हमला नहीं किसी को पकड़ने के लिए, उसमें एक और टेक्निक है जिसमें तुम रोल करके अपने दुश्मन के पास आके उसकी टांगों को पकड़ लेते हो, और इसको कहते हैं द इमनारी रोल। और जीसू बिल्कुल इस नई तरीके के स्टाइल से अभी हॉबिन के ऊपर हमला कर देता है। स्नैपर चिल्ला के कहता है उसको खुद को पकड़ने मत दियो, बट इसका कोई फायदा नहीं है, इमनारी रोल काम कर गया है। हॉबिन की टांग फाइनली जीसू के हत्थे चढ़ चुकी है, और ये बात तो सब जानते हैं, अगर जुजुत्सु फाइटर एक बार किसी को पकड़ ले तो उसका खेल खत्म। कमेंट्स में कुछ लोग कहते हैं हॉबिन ने अब तक काफी अच्छी फाइट करी, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। अपनी इस खूनी पकड़ के साथ जीसू कहता है, तूने मेरी नाक से खून बहाया, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही तू मेरे हाथ लगा तेरा खेल वहीं खत्म हो गया। जीसू की इस पकड़ का नाम होता है टो होल्ड, जिसने हॉबिन की चीखें निकलवा दी होती हैं। यूट्यूबर 244 भी अपने तोते के साथ यही देख रहा होता है और कहता है, एक नौसिखिया जिसने पहले कभी जुजुत्सु नहीं करा, उसका इससे बचना बिल्कुल नामुमकिन है। तो वायरल हिट का अंत ऐसे होना था। वायरल हिट हार गया क्योंकि उसने इमनारी रोल से बचने का तरीका नहीं सोचा था। लेकिन यार इस मोमेंट में ना, जब मैंने भी चैप्टर आगे नहीं पढ़ा था तो मेरे मन में बात आई थी, भले ये इमनारी रोल काफी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन क्या सैम डैक जैसे लेजेंड को ये पता नहीं होगा कि कोई दुश्मन ये भी इस्तेमाल कर सकता है? ऑब्वियसली सैम डैक को पता था, क्योंकि सैम डैक ये लॉक मारने वालों का और देखने वालों का बाप है, और ये डायलॉग सैम डैक के लिए ही होना चाहिए था। बेटे, जब तुम लिक्विड फॉर्म में थे तब मैं यूनिफॉर्म में था। लेकिन जीसू तो हॉबिन को पकड़ के काफी खुश होता है और एक स्माइल के साथ कहता है, चिंता मत कर,
तेरी टांग तोड़ने के बाद तुझे मैं एक व्हील चेयर दिला दूंगा। ऑडियंस कमेंट में बोल रही होती है हॉबिन जल्दी से टैप आउट कर लो, हार मान लो, नहीं तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी। बट जीसू के हॉबिन का एंकल ट्विस्ट करने पे भी वो टूटता नहीं। और ये बात सैम डैक ने हॉबिन को पहले ही बता दी थी, अगर तू एक जुजुत्सु फाइटर से फाइट करेगा तो वो तुझे कभी ना कभी पकड़ तो लेगा ही, इसलिए तुझे उस पकड़ को बर्दाश्त करने की एक दर्दनाक प्रैक्टिस करनी होगी। और इसीलिए हॉबिन ने वो बैलेट और अपनी टांग मोड़ने की प्रैक्टिस करी थी और प्रेजेंट मोमेंट में इस दर्द को झेलते हुए कहता है ये है बैलेट काउंटर। ऑडियंस और जीसू को समझ नहीं आता कि इसने बैलेट भी सीखा है। एक बंदा कमेंट करके लिखता है जुजुत्सु के फाउंडर ने भी कहा था बैलेट फाइटर से बैलेट डांसर से फाइट करना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मुनचोंग को समझ नहीं आ रहा होता, भले ही हॉबिन ने बैलेट करके इस हमले को कुछ देर तक के लिए झेल लिया है, लेकिन इसका मतलब क्या बनता है, कुछ देर बाद वो थक जाएगा और जीसू उसकी टांग तोड़ देगा। और ऑब्वियसली ये बात सैम डैक को पहले से पता थी, इसलिए उसका मकसद ये तो कभी था ही नहीं कि हॉबिन को बस उस हमले को झेलना है। सैम डैक की सोच तो इससे पहले से ही काफी दूर तक जाती है। दरअसल सैम डैक ने जो अब तक हॉबिन को करने के लिए कहा था वो इसलिए ही था ताकि हॉबिन का दुश्मन उसके ऊपर इमनारी रोल मार दे, यानी कि जीसू ने इमनारी रोल मारा नहीं था, उससे मरवाया गया था। और अभी जब हॉबिन के एंकल पे टो होल्ड नाम की टेक्निक मारी जा रही है तो उसको कुछ देर तक झेलने के बाद हॉबिन जीसू की टांग भी बिल्कुल वैसे ही पकड़ लेता है जैसे जीसू ने हॉबिन की पकड़ी है। चोंगजुन ये देख के हैरान होता है। यूट्यूबर 244 कहता है ये तो काफी खतरनाक जंगली पना था, क्या वायरल हिट ने जुजुत्सु भी सीखा है? चलो अब देखते हैं इस डबल टो होल्ड से सबसे पहले इन दोनों में से किसकी वाट लगती है। अब तो ऑडियंस भी मान चुकी होती है हॉबिन पहले जैसा नौसिखिया नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ होंग मांगी और यॉक्शु की आर्म रेसलिंग बस स्टार्ट होने ही वाली होती है और इस मुकाबले को होस्ट करती है रूमी। ये चीज भी लाइव दिखाई जा रही होती है, लेकिन काफी सारे लोग तो जीसू और हॉबिन की फाइट के चक्कर में इनको भूल ही गए थे। खैर यॉक्शु और मांगी दोनों ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे होते हैं। काफी सारे लोग बोल रहे होते हैं होंग मांगी ये आर्म रेसलिंग जीत जाएगा क्योंकि बॉडी बिल्डर्स के मसल्स सिर्फ दिखाने के होते हैं, लेकिन होंग मांगी एक रियल फाइटर है जिसने सिसिलियम में बहुत तगड़ी ट्रेनिंग करी है। लेकिन कई बार लोग जैसा सोचते हैं वो गलत हो जाता है। जैसे ही आर्म रेसलिंग स्टार्ट होती है यॉक्शु जानवरों वाली ताकत लगा के होंग मांगी को एक झटके में हरा देता है। हमें बताया जाता है वैसे होंग मांगी भी ताकतवर था, लेकिन यॉक्शु एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर है और एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर को सब कुछ पता होता है कि किस तरीके से आर्म रेसलिंग करी जाती है, क्योंकि आर्म रेसलिंग में टेक्निक्स भी मायने रखती है। मांगी को हरा के उसको जमीन में गिराने के बाद ये अपना प्रोटीन का डब्बा खोलता है और बिना प्रोटीन को पानी या फिर दूध में मिलाए ऐसे ही खाने लग जाता है अपने मुंह पे डाल के। काफी सारा प्रोटीन तो ये होंग मांगी के ऊपर ही डाल देता है। लगता है इसके चैनल से काफी बढ़िया पैसा आ रहा है जो प्रोटीन को इस तरीके से बर्बाद कर रहा है। मांगी के हारने में रूमी और काफी सारे लोग हैरान होते हैं, लेकिन यॉक्शु प्रोटीन का डब्बा उसी के ऊपर फेंकते हुए यहाँ से जाने लगता है और कहता है यह सिसिलियम रेसलर्स के पास मसल होती भी है या फिर वो सिर्फ फैट है। दूसरी तरफ जीसू और हॉबिन ने दोनों ने ही एक दूसरे के पैर पे टो होल्ड मार दिया होता है। स्नैपर ये देख के खुश होता है क्योंकि उसे अब समझ आता है कि हॉबिन इसको कैसे हराने वाला है। उसे लगता है हॉबिन जुजुत्सु का इस्तेमाल करके जुजुत्सु को ही हराएगा, लेकिन स्नैपर को ये नहीं पता होता उसने सीखा कहाँ ये सब, इसलिए कहता है वैसे हॉबिन तूने मुझे कभी बताया नहीं, आखिर तूने जुजुत्सु सीखा किससे? ये बात हॉबिन की ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रही होती, आखिर इसने ये सीखा कहाँ और बाकी की चीजें भी ये कहाँ सीखता है। चोंगजुन ये सब कुछ देख के कहता है इसने शायद ये खुद से ही घर में सीखा है, ये इतना बड़ा बेवकूफ है, इसे लगता है खुद से सीखा हुआ जुजुत्सु इस्तेमाल करके ये फाइट जीत जाएगा। आखिर तू ये क्या कर रहा है हॉबिन, तो ऐसे एक पर्पल बेल्ट को नहीं हरा सकता। मुनशोंग भी ये देख के यही बोल रहा होता है कि घर में सीखे हुए जुजुत्सु से तू एक पर्पल बेल्ट को नहीं हरा पाएगा। अभी हो भी यही रहा होता है। जीसू और हॉबिन ने जो एक दूसरे को पकड़ा था, अब जीसू हॉबिन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। हॉबिन का पैर मुड़ने की वजह से उसकी चीखें निकल चुकी होती है और जीसू कहता है लगता है तूने जुजुत्सु के बेसिक्स सीखे हैं। ऑडियंस को भी समझ आ चुका होता है हॉबिन इन बेसिक्स के साथ एक पर्पल बेल्ट को नहीं हरा पाएगा, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, ये चीज तो सैम डैक उसे पहले ही बता चुका था। लेकिन ये बेसिक जुजुत्सु तो सिर्फ फाइटिंग का थोड़ा सा हिस्सा है। हॉबिन को भी पता है इससे वो जीतेगा नहीं, और इसी पल के लिए सैम डैक ने हॉबिन को कहा था तू एडवांस में अपने अपोनेंट के जूते निकलवा लियो किसी तरीके से, और जब तू उसके टो होल्ड मारेगा तो तू उसके पैर पे काट सकता है जिससे तू छूट जाएगा। इसलिए हॉबिन अचानक से जीसू के पैर पे काट लेता है। जीसू गालियां देता हुआ अपनी पकड़ हॉबिन से छोड़ देता है, कम से कम ढीली तो कर देता है, और यही मौका होता है हॉबिन के पास। हॉबिन अपना दूसरा पैर हवा पे उठा के बिल्कुल टेहुन की तरह जीसू के दोबारा से नाक में बजा देता है। ऑब्वियसली उसे ये सब कुछ सैम डैक ने सिखाया है, लेकिन ये हमला टेहुन की जैसा था, इसलिए टेहुन भी ये देख के स्माइल कर रहा होता है क्योंकि ये लात तो बिल्कुल उसके जैसी थी। ये देख के स्नैपर दोबारा से खुश हो जाता है, और हॉबिन जैसे ही इस पकड़ से छूटता है तो वो जीसू के एक मुक्का मारने वाला होता है, और यूट्यूबर 244 ये देख के कहता है इसका खेल खत्म हुआ, यानी कि वो हॉबिन की बात कर रहा है, क्योंकि हॉबिन के मुक्का मारने से पहले ही जीसू ने अपने दोनों पैरों से उसको पकड़ लिया है, और एक स्माइल के साथ हॉबिन को कहता है तूने तो चीजें मेरे लिए और ज्यादा आसान कर दी, तुझे पता है ये
वाली पोजीशन मेरी फेवरेट है। इसके बाद जीसू अपना हाथ बढ़ाता है हॉबिन को पकड़ने के लिए। इस पल पे ऑडियंस मान चुकी होती है हॉबिन हार चुका है, क्योंकि जीसू ने अगर इसको दोबारा पकड़ लिया तो हॉबिन गया। ये देख के स्नैपर दोबारा से साइड से औरतों की तरह चिल्लाने लगता है हॉबिन को अलर्ट करने के लिए। सारा साइड से बार बार इंस्ट्रक्शंस तो ऐसे दे रहा है जैसे गन या मजाकी होगा, लेकिन हॉबिन के पास पहले से ही एक बहुत खतरनाक टीचर है। हॉबिन ने अपने दोनों हाथ क्रॉस कर लिए होते हैं और जीसू के बिल्कुल पास आ चुका होता है, यानी कि एक ऐसी पोजीशन जिसमें जीसू उसके हाथ नहीं पकड़ सकता। सैम डक को पता था हॉबिन का दुश्मन इस मोमेंट में हॉबिन को ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए पहले ही हॉबिन को इस चीज के लिए तैयार कर दिया था। जीसू को समझ नहीं आता आखिर साला ये क्या हो गया, पर शॉन्गजुन ये देख के कहता है ये वक्त की बर्बादी है हॉबिन, अगर तू इस तरीके से रहेगा तो तू भी उसके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। और जैसे ही हॉबिन जीसू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो जीसू उसे दोबारा पकड़ लेगा। अभी हॉबिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो तब तक होल्ड करके रखे जब तक जीसू से छोड़ ना दे, और ऑफ कोर्स जीसू से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन शॉन्गजुन ये देख के हैरान हो जाता है कि जीसू ने उसे छोड़ दिया है। जीसू की हालत खराब हो रही होती है, वो हॉबिन को गालियां देता है, लेकिन जीसू की हालत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि सैम डैक ने हॉबिन को कहा था जब ऐसा होगा तो तुझे अपनी दोनों कोहनियां दुश्मन की थाइज में चुभानी है, और ये चीज करने में हॉबिन अभी पूरी तरीके से कामयाब हो चुका होता है। स्नैपर यहाँ मजाक की साइड से गाइड करते हुए चिल्ला के कहता है बहुत अच्छे हॉबिन, अब जल्दी से उससे दूर हो जाओ नहीं तो वो तुम्हें दोबारा से पकड़ लेगा। ऑडियंस भी कमेंट्स में यही बोल रही होती है हॉबिन को अब दूर हो जाना चाहिए उससे। दूसरी तरफ मुनशोंग भी जो ग्रासी के साथ ये वीडियो देख रहा है वो भी यही बोल रहा होता है कि हॉबिन को अब डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा उसके और उसके दुश्मन के बीच में, लेकिन हॉबिन कुछ ऐसा कर देता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जीसू भी। हॉबिन खुद को बचाने के लिए जीसू से दूर नहीं भागता बल्कि वो जीसू के ऊपर ही बैठ जाता है। जीसू हल्का सा हैरान होकर कहता है तू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्या तू भागने नहीं वाला? तेरा शुक्रिया खुद ब खुद अपना चैनल मेरे हवाले करने के लिए, क्योंकि अब तू हारने वाला है। जीसू हॉबिन को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इसके बाद दोबारा से कुछ ऐसा होता है कि शॉन्गजुन लोग सब हैरान हो जाते हैं। लोगन ग्रासी मुनशोंग को कहता है मुनशोंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये छोटा बच्चा इस फाइट के दौरान कभी भी मुसीबत में पड़ा? मुनशोंग का जवाब होता है नहीं, क्योंकि सच में वो इतनी मुसीबत में नहीं पड़ा अब तक। इसलिए ग्रासी कहता है मेरा भी यही सोचना है, अगर वो मुसीबत में नहीं पड़ा तो वो साफ साफ मुझे जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हॉबिन ने अपना सर जीसू की छाती में पटक दिया होता है, और ये सर पटकने की ट्रेनिंग भी सैम डैक ने ही उससे करवाई थी, बट उस समय सैम डैक ने बताया नहीं था कि ये काम कहाँ पे आएगी, लेकिन उसका वो सर पटकना काम आया। हॉबिन एक बार नहीं बार बार जीसू की छाती में अपना सर दे मारता है, जिससे जीसू का रिब केज क्रैक होने लगता है। जीसू की हालत रोने वाली हो जाती है, बट फिर भी वो हॉबिन को गालियां देता है। इतने में हॉबिन अपनी दोनों कोहनियों से जीसू के मुंह ही मुंह पे बजाने लगता है, और ये हमला हॉबिन ने तब सीखा था जब वो फाइटिंग वर्तुस से फाइट कर रहा था। जीसू के मुंह पे काफी सारी कोनियां बजाने के बाद जब जीसू की हालत खराब हो जाती है और वो अपने हाथ बीच में ले आता है खुद को बचाने के लिए, इतने में हॉबिन दोबारा से अपना सर इसकी छाती में दे मारता है। एक तरीके से जीसू बिल्कुल होपलेस सिचुएशन में जा चुका है, क्योंकि वो अपना मुंह बचाएगा तो छाती पे पड़ेगा, छाती बचाएगा तो मुंह पे पड़ेगा। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको देख के मैं बहुत हैरान हूँ। लोगन ग्रासी हॉबिन की टेक्निक्स देख के कहता है आखिरकार इसका मतलब कोई तो था जो मेरी वीडियोस देख रहा था। इतनी कमाल की बात है, इस बच्चे को देख के कौन बोल सकता है कि ये एक नौसिखिया है। इसी के साथ हमें लोगन ग्रासी का बैक व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके हाथ में वो मुर्गे वाला मास्क है, और क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भी है तो उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो वीडियोस जो हॉबिन देखता है वो ये बनाता था। भले मैंने भी वायरल हिट इससे आगे नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं तो हमेशा से यही समझता हूँ वो मुर्गे वाला बंदा सैम डैक है, तो फिर लोगन ग्रासी वो कैसे हो सकता है? देखो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था सैम डैक ही वो मुर्गे वाला बंदा है। माना इस तरीके से स्पॉयलर्स देना गलत होता है, लेकिन मुझे भी स्पॉयलर्स ही मिले थे कहीं से, उसने जिसने मुझे दिए उसने कराया सबसे ज्यादा गलत। खैर अब ये सब कुछ आगे जाके ही हमें क्लियरली पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए जो हॉबिन जीसू को धो रहा है उस वजह से कमेंट सेक्शन में हॉबिन के नाम के नारे चल रहे हैं, क्योंकि फाइनली मार खा खा के जीसू की आंखें सफेद हो चुकी है, यानी कि वो हार चुका है। और हॉबिन की इस जीत के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।